We are studying history of English literature, and we are starting from Middle English literature 106 to 1500. After the Norman conquest of England in 1066, 1066, the written form of the Anglo-Saxon language became less common. Under the influence of the new aristocracy, French became the standard language of courts, parliament, and the polite society. As the invaders integrated their language and literature, mingled with that of the natives, and the Norman dialects of the ruling classes became Anglo-Norman. यानी जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ इंग्लैंड में 1066 में, ये जो नॉर्मन्स थे उन्होंने आके जो है हमला किया इंग्लैंड पे, और जो है वो जीते भी, और इंग्लैंड का जो तख्त था वो उनके अंदर आ गया। तो वो अपने साथ जो है वो लाए थे नॉर्मन जो है कल्चर वगैरह लाए थे, नॉर्मल लैंग्वेजेस लाए थे, ठीक है। और वो जो है जब यहाँ एंग्लो सेक्शन के साथ मिक्स हुआ तो वो नॉर्मन एंग्लो नॉर्मन बन गया ये कल्चर। फ्रॉम देन until the 12th century, Anglo-Saxon underwent a gradual transition into Middle English. साथ ही साथ एंग्लो सेक्शन का जो है अलग से जो है वो इर्तका होता गया, और वो चेंज हुई, ट्रांजिट हुई मिडिल इंग्लिश में। पॉलिटिकल पावर वाज नो लॉन्गर इन इंग्लिश हैंड्स। अब पॉलिटिकल पावर, सियासी जो पावर था वो इंग्लिश यानी अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं था, बल्कि नॉर्मन्स के हाथ में था। सो डैट द वेस्ट सेक्शन लिटरेरी लैंग्वेज हैड नो मोर इन्फ्लुएंस than any other dialect, and Middle English literature was written in many dialects that corresponded to the region, history, culture, and background of individual writers. अब क्योंकि पॉलिटिकल पावर जो है वो अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं थी, तो इसलिए वेस्ट सेक्शन जो लैंग्वेज थी उसको कोई ख़ास जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली, और वेस्ट सेक्शन यानी एंग्लो सेक्शन जो ज़ुबान थी वो आम बोलियों की तरह बन के रह गई, जैसे कि आम बोलियाँ इंग्लैंड में बोली जाती थी। और इसमें हर रीजन के हिसाब से जो है बोली होती थी, और अपना कल्चर होता था, और अपने राइटर्स होते थे। In this period, religious literature continued to enjoy popularity, and hagiographies were written, adapted, and translated. इस टाइम में क्या हुआ कि जो रिलीजियस लिटरेचर था वो थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जो एंग्लो सेक्शन में लिखा जाने वाला, वेस्ट सेक्शन में लिखे जाने वाला। क्योंकि एंग्लो नॉर्मल जो है वो अब बन गई थी कोर्ट की, एक तरीके से कोर्ट की लैंग्वेज थी, पावर की लैंग्वेज थी, और उसमें भी खास करके फ्रेंच। तो इसलिए जो आम लोग थे वो लिखने लग गए किसमें, उन्होंने कंटिन्यू किया इंग्लिश में लिखना, और रिलीजियस लिटरेचर जो है ज़्यादा लिखा गया, और उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती थी हेजियोग्राफीज। हेजियोग्राफीज हो गया जैसे सवाने उमरी किसी सेंट की, किसी उसकी प्रॉफिट की, या ऐसी चीज़ों की, इस तरीके से। जैसे कि द लाइफ ऑफ सेंट ऑड्री एडमर्स 10601126, जैसे कि एडमर की लिखी हुई द लाइफ ऑफ सेंट ऑड्री, यानी सेंट ऑड्री की लाइफ, उनकी सवानी उम्र। एट द एंड ऑफ द 12th century, लेमन इन ब्रूट adopted the Norman French of Wales to produce the first English language work to present the legends of King Arthur and the Knights of the Round Table. 12वीं सदी में ये हुआ कि लेमन जो था उसने एक वर्क लिखा जिसका नाम था ब्रूट, और उसमें उसने नॉर्मन फ्रेंच का इस्तेमाल किया, मतलब इंग्लिश के साथ साथ मेन जो इसने इस्तेमाल किया वो नॉर्मन फ्रेंच का, यानी इंग्लिश मतलब जो फ्रेंच जो है वो नॉर्मन से आई थी, ठीक है, मतलब नॉर्मन अपने साथ लेके आए थे, खास करके वेस की। और सबसे पहला मतलब यूज़ नहीं किया इसने उसको लैंग्वेज को, जो वेस ने लिखी हुई थी नॉर्मन फ्रेंच में, एक किताब लिखी हुई थी किंग अर्थर एंड नाइट्स के बारे में, उससे थोड़ा सा अडॉप्ट करके जो है क्या किया, इंग्लिश वर्क लिखा, पहला इंग्लिश वर्क लिखा, और उसमें उसने किंग अर्थर एंड द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल जो है उनका जिक्र किया, उनके बारे में लिखा, यानी जो प्लॉट था, थीम थी, वो यही थी। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट हिस्टोग्राफी रिटन इन इंग्लिश सिंस द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल, और एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल के बाद लिखी जाने वाली ये पहली हिस्ट्रियोग्राफी थी, यानी हिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो
एक वर्क था इंग्लिश में लिखा हुआ, अंग्रेजी में। मिडिल इंग्लिश बाइबल ट्रांसलेशंस, नोटेबली विक्लिफ्स बाइबल, हेल्प टू एस्टैब्लिश इंग्लिश एज अ लिटरेरी लैंग्वेज। अब क्या था कि जो इंग्लिश थी यानी एंग्लो सेक्सन लैंग्वेज हमारी जो थी वो, उसको उतनी जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही थी कोर्ट में और पावर्स में। लेकिन जो बाइबल्स लिखी गई इस लैंग्वेज में, उससे क्या हुआ कि इसकी लिटरेरी जो वैल्यू थी वो और बढ़ने लग गई, खास करके विक्लिफ की बाइबल। Wycliffe's Bible is a name now given to a group of Bible translations into Middle English that were made under the direction of or at the instigation of John Wycliffe. Wycliffe's Bible वो बाइबल की वो ट्रांसलेशंस हैं जो कि मतलब लैटिन में बाइबल पहले होती थी मेनली, ठीक है, ज़्यादातर। तो उसको जो है ट्रांसलेट किया मिडल इंग्लिश ज़ुबान में। और इसका नाम ये अपना वीकली बाइबल इसलिए है कि या तो इसने जो है उकसाया था, इन्वोक किया था, और या फिर इसी के डायरेक्शन के अंडर ये ट्रांसलेशन की गई। दे अपीयर्ड बिटवीन अबाउट 1382 एंड 1395, 1382 से लेकर 1395 के बीच में ये बाइबल्स जो हैं वो जो है प्रोड्यूस हुई। दिस बाइबल ट्रांसलेशंस वर द चीफ इंस्पिरेशन एंड कॉज ऑफ द लॉलार्ड मूवमेंट। यही वो बाइबल ट्रांसलेशंस थी जो मेन इंस्पिरेशन का ज़रिया बनी किसके लिए, लोलार्ड मूवमेंट। एक मूवमेंट जो है, एक मूवमेंट हुई, एक बड़ा जो है वो तहरीक चली, जिसको कहते हैं लोलार्ड मूवमेंट, अ प्री रिफॉर्मेशन मूवमेंट दैट रिजेक्टेड मैनी ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। और ये क्या थी, प्री रिफॉर्मेशन, यानी रिफॉर्मेशन से पहले वाली, अभी रिफॉर्मेशन हुई नहीं थी, उससे पहले एक मूवमेंट चली जिस मूवमेंट ने ये चाहा कि जो रोमन कैथोलिक चर्च की कुछ टीचिंग्स हैं वो सही नहीं है, और उनके खिलाफ इन्होंने बात की। Another literary genre, that of romances, appears in the English from 13th century with King Horn and Havelock the Dane, based on Anglo-Norman originals such as the Romance of Horn. एक और जॉनर जो है वो इस टाइम पे पनपा, ठीक है, जॉनर। और वो जॉनर कौन सा था, रोमांसिस का। कौन सा, ये वो वाला रोमांस नहीं कि प्यार मोहब्बत वाला, मतलब ये रोमांस वो वाला था जो फ्रेंच, मतलब ये खास करके कोर्टली लव या अपने देश के लिए मोहब्बत, इन चीज़ों का जो है वो चलन जो है वो चला। अच्छा, तो एक और जॉनर जो है वो इस टाइम रोनुमा हुआ, और वो था रोमांसिस का। ये 13वीं सदी से जो है स्टार्ट होता है लगभग। जैसे कि शुरुआत में किंग हॉर्न लिखी गई, उसके बाद हैवलॉक द डेन, और ये दोनों जो हैं बेस्ड थे एंग्लो नॉर्मन ओरिजिनल्स पे, यानी एंग्लो नॉर्मन जो वर्क्स थे उनके ऊपर बेस्ड थे। जैसे कि रोमांस ऑफ हॉर्न जो कि 1170 में पब्लिश हुआ। बट इट वॉज इन द 14th सेंचुरी डेट मेजर राइटर्स इन इंग्लिश फर्स्ट अपीयर। लेकिन 14वीं सदी में ही जाके पहली बार जो है अच्छे तरीके से जो है वो राइटर्स जो हैं वो अपीयर हुए, और बड़े राइटर्स जो अपीयर हुए इन्हें सामने आए। They were William Langland, Geoffrey Chaucer, and so-called Pearl Poet, whose famous work is Sir Gawain and the Green Knight. कौन कौन से थे इनमें से, एक तो विलियम लैंगलैंड, दूसरा जॉफ्री चॉसर, और तीसरा एक ऐसा पोइट जिसको पर्ल पोइट कहा जाता है, और जिसके साथ जो है वर्क को एट्रीब्यूट जो किया जाता है जिस वर्क को, उस वर्क का नाम है सर ग्वाइन एंड द ग्रीन नाइट। लैंगलैंड की पायर्स प्लोमन जो कि 1360 और 1387 के बीच में लिखी गई, या फिर इसका एक दूसरा नाम है विजियो विलेल्मी डी पेट्रो प्लोमन, विलियम्स विजन ऑफ पायर्स प्लोमन। ये एक मिडिल इंग्लिश एलिगोरिकल नरेटिव पोइम है, यानी मिडिल इंग्लिश जुबान में लिखी जाने वाली एलिगोरिकल है और नरेटिव पोइम है। नरेटिव पोइम का मतलब हो गया ये कोई ना कोई स्टोरी नरेट कर रही है, और एलिगोरिकल यानी इसमें एलिगरी का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि जॉन बनियन की पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। उसमें क्या बताया, उसमें 7 डेडली सीन्स उसको जो है वो ह्यूमन कैरेक्टर दिया गया है। फिर
जो क्रिश्चियन है उसकी जो पूरा टूर है, जो पूरा उसका जो सफ़र है, वो सारा बताया गया कि कैसे एक क्रिश्चियन सोल जो है वो कैसे सफ़र करती है। तो उसी तरीके से इसमें भी एलेगरी जो है वो यूज़ की गई है। इसमें भी कुछ जो कंसेप्ट्स हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उनको ह्यूमन कैरेक्टर जो है दिया गया है। रिटन इन अनराइम्ड एलिट्रेटिव वर्स, और ये लिखी गई है एलिट्रेटिव वर्स में। एलिट्रेटिव क्या होता है? इसमें एलिट्रेशन का इस्तेमाल हो, और एलिट्रेशन क्या है? कॉन्सोनेंट वर्ड्स का, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट्स का, सॉरी, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट्स का बार बार जो है रिकर करना, ठीक है, उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। जैसे पायर प्लोमैन पिक्ड पेपर्स, इसमें बार बार पी का जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी उसी में लिखी गई है। Sir Gawain and the Green Knight is a late 14th century Middle English alliterative romance. Sir Gawain and the Green Knight ये भी एक alliterative romance है। ये allegorical poem नहीं है, लेकिन ये romance poem है, लेकिन लिखी गई ये भी alliteration में ही है। It is one of the better known Arthurian stories of an established type known as the beheading game, developed from Welsh, Irish, and English tradition. ये जो है अर्थरियन स्टोरीज, अर्थरियन यानी किंग अर्थर से के टाइम पे या उससे लिंक्ड जितनी भी स्टोरीज़ हैं, उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिश स्टोरी जो है वो इसके अंदर है, खास करके बीहेडिंग गेम, मतलब जिसमें सर को उड़ा दिया जाता है, ठीक है। और ये जो गेम है ये डेवलप हुई थी वेल्श में, आयरिश में और इंग्लिश ट्रेडिशन में। सर गवाइन हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनर एंड शिवालरी। सर गवाइन जो पोइम है वो हाईलाइट करती है कि ऑनर का, इज्जत का और शिवालरी की क्या इम्पोर्टेंस, वकार का, ऑनर यानी वकार का क्या इम्पोर्टेंस है। प्रिजर्व्ड इन द सेम मैन्युस्क्रिप्ट विद सर गवाइन were three other poems now generally accepted as the work of the same author, including an intricate elegiac poem, Pearl. ये जो सर गवाइन जो पोइम है, इसके साथ इसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, यानी इसका जो असली जो किताब थी, यानी हैंड रिटन किताब जो राइटर ने लिखी थी, उसके साथ साथ 3 पोइम्स और मिली, ठीक है। और माना जाता है कि वो 3 पोइम्स भी इसी पर्ल पोइट ने लिखी हैं, और साथ में एक और एलिजिक पोइम भी है जिसका नाम है पर्ल। द इंग्लिश dialect of these poems from the Midlands is markedly different from that of the London-based Chaucer, and though influenced by French in the scenes at court in Sir Gawain, there are in the poems also many dialect words, often of Scandinavian origin, that belong to northwest England. जो ज़ुबान इन पोइम्स में यूज़ हुई है, जो इंग्लिश यानी जो इंग्लिश यहाँ इसमें यूज़ हुई है, ये जो डायलेक्ट है इसमें यूज़ होने वाला इंग्लिश वाला जो एक्सेंट है, वो लंदन वाला नहीं है जैसे कि चौसर का था, लंदन बेस्ड नहीं है। ये बेसिकली क्या है, डिफरेंट है उससे, मिडलैंड से, ठीक है। मिडलैंड का जो है वो उसमें लंदन जो, क्योंकि ईस्ट मिडलैंड में आता था, तो उसकी जो डायलेक्ट है, उसकी बोली जो इंग्लिश की है, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसकी एक्सेंट थोड़ी डिफरेंट है, और इसकी थोड़ी डिफरेंट है। और हालांकि ये वक्त जो है वो नॉर्मन फ्रेंच का था, यानी एंग्लो नॉर्मन का था, और पूरे इंग्लैंड में फ्रेंच का जो है वो काफ़ी ज़ोर था, काफ़ी इन्फ्लुएंस था, लेकिन फिर भी इन पोइम्स में कुछ ऐसे वर्ड्स पाए जाते हैं जो कि स्कैंडिनेविया यानी नॉर्वे, स्वीडन वगैरह यहाँ के जो मुल्क हैं वहाँ से वहाँ के ओरिजिन के लगते हैं, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में भी अब आ चुके थे। मिडिल इंग्लिश लास्टेड अंटिल 1470s when the Chancery standard, a London-based form of the English, became the widespread and the printing press started to standardize the language. मिडिल इंग्लिश जो है वो 1470 तक जो है वो चली,
और उसके बाद एक नई जुबान, एक नया डायलेक्ट जो है वो सामने आ गया, वो था चांसरी स्टैंडर्ड। ये एक लंदन बेस्ड फॉर्म थी, यानी लंदन में जो जिस तरीके से बोली जाती थी इंग्लिश, ये उस टाइप की थी। और अब प्रिंटिंग प्रेस जो है उसमें भी यही अब छप रही थी। Chaucer is best known today for the Canterbury Tales. This is a collection of the stories written in Middle English, mostly in verse, although some are in prose, that are presented as a part of a storytelling contest by a group of pilgrims as they travel together from Southwark to the shrine of St. Thomas Becket at Canterbury Cathedral. Chaucer is a significant figure in the development of legitimacy of vernacular. कहते हैं कि कैंटरबरी चौसर जो है उसको ज़्यादा आज भी जो है जाना जाता है कैंटरबरी टेल्स की वजह से। और ये कैंटरबरी टेल्स क्या थी, ये एक लॉन्ग पोइम मान लो आप, ठीक है, एक लॉन्ग पोइम मान लो, मतलब एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है। ये कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है जिसमें ज़्यादातर जो है वो काम जो है वो पोइटिक वे में किया गया है, पोइट्री लिखी गई है, लेकिन कुछ बीच में प्रोज भी है। और इसमें जिक्र है एक कहानियों का, वो कहानियाँ जो कि कंटेस्ट के तहत जो है वो बोली गई थी, ठीक है। इसमें हम वो देखते हैं ना कि ये सारे जो 29-30 पिलग्रिम, जितने भी पिलग्रिम्स हैं, वो एक एबे में एक मतलब एक होटल टाइप जो होता है या गेस्ट हाउस टाइप, वहाँ पे रुके होते हैं। और वहाँ से जब ये इकट्ठे निकलते हैं सेंट थॉमस बैकेट की श्राइन की तरफ, तो रास्ते में जो है वो हैली बेली जो कि उस गेस्ट हाउस का मालिक होता है, वो कहता है कि टाइम पास करने के लिए, क्योंकि सफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, तो टाइम पास करने के लिए, ताकि हमें सफ़र जो है वो ज़्यादा गहरा ना गुजरे, हम क्या करते हैं कि हर बंदा जो है 2-2 स्टोरीज सुनाएगा, 2 जाते हुए और 2 वापस आते हुए, और जो सबसे बेहतर स्टोरी सुनाएगा उसको मेरी तरफ से खाना फ्री। Chaucer is a significant figure in the development of the legitimacy of the vernacular. Chaucer इस मामले में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो मामला ये है कि डेवलपमेंट जो है वर्नाकुलर की करना, यानी ये जो इंग्लिश की जो ज़ुबान थी, मिडिल इंग्लिश जिसे हम कह रहे थे, उसको जो है वो डेवलप करना, इसमें इसका बहुत ही बड़ा हाथ है। एट अ टाइम व्हेन द डोमिनेंट लिटरेरी लैंग्वेजेस इन इंग्लैंड वर फ्रेंच एंड लैटिन, उस टाइम पे खास करके जबकि जो डोमिनेंट लैंग्वेज थी इंग्लैंड में वो थी लैटिन और फ्रेंच। फ्रेंच क्योंकि कोर्ट की लैंग्वेज थी, और लैटिन जो है वो रिलीजियस लैंग्वेज थी, यानी चर्च की। अब हम देख सकते हैं ना कि कोर्ट में फ्रेंच बोली जा रही है, ठीक है, और चर्च में लैटिन बोली जा रही है, लेकिन फिर भी चौसर जो है वो उसने मिडिल इंग्लिश को चूज़ किया और इंग्लिश में लिखा, क्योंकि उसको अपनी इंग्लिश जो है, अपनी ज़ुबान जो है वो प्यारी थी, और उसकी डेवलपमेंट में इसने बहुत ही बड़ा योगदान दिया। एट दिस टाइम literature in England was being written in various languages, including Latin, Norman French, and English. The multilingual nature of the audience for literature in the 14th century is illustrated by the example of John Gower. कहते हैं कि इस टाइम पे जो है इंग्लैंड में अलग अलग ज़ुबानों में लिटरेचर लिखा जा रहा था, जैसे कि लैटिन में लिखा जा रहा था, इंग्लिश में लिखा जा रहा था, और नॉर्मन फ्रेंच में, यानी वो फ्रेंच जो नॉर्मन्स अपने साथ लेके आए थे उसमें लिखा जा रहा था। और इसकी एक परफेक्ट एग्जांपल जो है हमें जॉन गोवर में मिलती है, जो कि पैदा हुए थे 1330 में और 1408 में उनकी वफात हो गई। A contemporary of William Langland and a personal friend of Chaucer, Gower is remembered primarily for 3 major works: The Mirror de l'Homme, Vox Calamentis, and Confessio Mentis. कहता है कि ये जो जॉन गोवर था, ये विलियम लैंगलैंड का और चौसर का कंटेम्प्रेरी था, यानी उनके साथ कई ज़माने का था, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 1408 में इसकी वफात हुई है और 1400 में चौसर की वफात हुई है, और विलियम लैंगलैंड भी इसी टाइम का था।
इसने 3 जो हैं वो काम लिखे। एक का नाम, पहले का नाम था मिरोयर डी लॉम, वॉक्स क्लामेंटिस एंड कॉन्फेसियोमेंटिस। 3 लॉन्ग पोइम्स रिटन इन एंग्लो नॉर्मन, लैटिन एंड मिडिल इंग्लिश रिस्पेक्टिवली। इसमें जो मिरियर डी लॉम है ये लिखी गई है एंग्लो नॉर्मन में, यानी एक ऐसी इंग्लिश जिसमें नॉर्मन वर्ड्स का जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। दूसरी जो वॉक्स क्लामेंटिस है, क्लामेंटिस ये लिखी है लैटिन में, और कॉन्फेसियोमेंटिस लिखी है मिडिल इंग्लिश में यानी इंग्लिश में। विच आर यूनाइटेड बाई कॉमन मॉरल एंड पॉलिटिकल थीम्स। और इन तीनों कामों में जो कॉमन, तीनों वर्क्स में जो कॉमन चीज़ है वो इन तीनों की थीम्स है, यानी इन तीनों वर्क्स की थीम्स जो हैं वो सेम ही मॉरल और पॉलिटिकल थीम्स है। Significant religious works were also created in the 14th century, including those of Julian of Norwich, 1342 and 1416, and Richard Rolle. इस टाइम पे कुछ रिलीजियस वर्क्स भी जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलीजियस वर्क्स भी जो हैं वो भी जो है वो सामने आए, तैयार किए गए, बनाए गए, लिखे गए, जैसे कि जूलियन ऑफ नॉर्विक के वर्क्स और रिचर्ड रोले के वर्क्स। जूलियन ऑफ नॉर्विक जो है वो माना जाता है कि 1342 के आसपास जो है वो पैदा हुई थी और 1416 के आसपास उनकी वफात हुई। जूलियंस Revelations of Divine Love about 1393 is believed to be the first published book written by a woman in the English language. जूलियन यानी जूलियन ऑफ नॉर्विक की जो बुक है जिसका नाम है रेवलेशंस ऑफ डिवाइन लव, जिसको माना जाता है कि 1393 में ये पब्लिश हुई, ये पहली पब्लिश्ड बुक है जो कि एक औरत ने लिखी है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाने वाली पहली ये ऐसी पब्लिश्ड बुक है जो कि एक औरत ने लिखी है। A major work from the 15th century is Le Morte d'Arthur by Thomas Malory, which was printed by Caxton in 1485. This is the compilation of some French and English Arthurian romances and was among the earliest books printed in England. It was popular and influential in the later revival of the interest in the Arthurian legends. इसी टाइम पे जो मतलब खास करके 15th सेंचुरी यानी 15वीं सदी में जो एक इम्पॉर्टेंट वर्क लिखा गया वो है ली मोटे डी अर्थर, जो कि लिखा है सर थॉमस मैलोरी ने, और 1485 में विलियम कैक्सटन ने इसको जो है वो प्रिंट किया था। इसमें क्या है कि कंपाइलेशन है, यानी काफ़ी सारी स्टोरीज जो हैं, काफ़ी सारी रोमांसेस जो हैं अर्थरियन लेजेंड्स की, यानी किंग अर्थर और उससे रिलेटेड जितने भी स्टोरीज हैं कुछ उसमें फ्रेंच हैं, कुछ उसमें इंग्लिश हैं, उन सबको इकट्ठा किया गया। Medieval theatre. In Middle Ages, drama in the vernacular languages of Europe may have emerged from enactments of liturgy. मिडिल एज में क्या हुआ कि इस टाइम पे जो ड्रामा यूरोप में पनपा और फिर इंग्लैंड में भी पनपा, उसमें ज़्यादातर काम किसका था? लिटर्जी का, यानी चर्च का जो है वो ज़्यादा रोल था। Mystery plays were presented in the porches of cathedrals or by strolling players on feast days. मिस्ट्री प्लेज जो है, मिस्ट्री प्लेज यानी ये प्लेयर्स होते थे, रिलीजियस इनकी थीम्स होती थी और ये प्रेजेंट किए जाते थे जो कैथेड्रल यानी जो चर्च होते थे उनके जो पोर्च होती थी, यानी आगे जो वरांडा टाइप होता था वहाँ पे जो है वो इसको जो है इनको प्रेजेंट किया जाता था। यहाँ पे स्ट्रॉलिंग प्लेयर्स, ठीक है, फीस डेज पे यानी जो इम्पोर्टेंट डेज हैं रिलीजियस उन पे इनको जो है वो दिखाया जाता था। Miracle and mystery plays, along with morality plays or interludes, later evolved into more elaborate forms of drama, such as was seen on the Elizabethan stages. इस टाइम पे 3 टाइप के प्लेज जो हैं वो, यानी 15th सेंचुरी में 3 टाइप के प्लेज जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहे थे, जिसमें से पहला था मोरालिटी प्लेज, मिस्ट्री प्लेज और मिरेकल प्लेज। ठीक है,
मिरेकल, मिस्ट्री और मोरालिटी। मोरालिटी प्लेज को हम इंटरल्यूड्स भी कहते थे, और बाद में ये जो जॉनर थे इनके तीनों के, मतलब तीनों के जो तरीके थे, ये बाद में और ज़्यादा डेवलप हुए एलिजाबेथन एज में, जहाँ जब ड्रामा जो है, ड्रामा की गोल्डन एज आई। Another form of medieval theatre was the mummers' plays, a form of early street theatre associated with the Morris dance, concentrating on the themes such as Saint George and the Dragon and Robin Hood. एक और टाइप का थिएटर, एक और टाइप का प्ले जो इन दिनों में इस टाइम पे जो है थोड़ा सा मशहूर भी था, वो था ममर्स प्लेज। और ये क्या था, एक स्ट्रीट थिएटर था, यानी को शहर के गली कुचुम गलियों में या सड़कों पे जो है वो स्टेज किया जाता था। और इसमें मॉरिस डांस, यानी एक टाइप की डांस है मॉरिस डांस, वो इसमें जो है वो यूज़ की जाती थी। और इसमें ज़्यादातर थीम्स होते थे सेंट जॉर्ज पे, रॉबिन हुड पे और ड्रैगन पे। दीज वर फोक टेल्स रीटेलिंग ओल्ड स्टोरीज। ये ज़्यादातर फोक टेल्स थी, यानी ये जो पुरानी मतलब हमारी, ये हम जैसे कहते हैं ना देसी देसी कहानियाँ, वैसी उनकी जो देसी कहानियाँ थी, उनके जो फोक टेल्स थे, उनकी रीटेलिंग थी। एंड द एक्टर्स ट्रेवल्ड फ्रॉम टाउन टू टाउन परफॉर्मिंग दीज फॉर देयर ऑडियंसेस इन रिटर्न फॉर मनी एंड हॉस्पिटैलिटी। और एक्टर्स क्या करते थे कि हर एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाते थे इनको परफॉर्म करते हुए, और वहाँ उनको उसके लिए पैसा भी मिलता था और कई बार साथ में हॉस्पिटैलिटी भी मिलती थी। मतलब कुछ एक्टर्स का ये काम प्रोफेशनल था। Mystery plays and miracle plays are among the earliest formally developed plays in medieval Europe. मिस्ट्री प्लेज और मेरिकल प्लेज वो प्लेज हैं जो अर्ली मेडिवल यूरोप में जो है वो डेवलप हुए। Medieval mystery plays focused on the representation of Bible stories in churches as tableaux with accompanying antiphonal song. मिस्ट्री प्ले जो है वो क्या करते थे कि वो उनका फोकस ज़्यादातर होता था बाइबल की स्टोरीज़ को प्रेजेंट करना और स्टेज करना चर्चिज़ में, साथ साथ में टेबलेक्स की जो है वो मदद लेते हुए, और साथ में एंटीफोनल सॉन्ग भी था। हम थिएटर पढ़ रहे थे, मेडिवल थिएटर। तो मिस्ट्री प्लेस जो है वो, इनमें ज़्यादातर जो कहानियाँ होती थी, स्टोरीज होती थी, वो इससे रिलेटेड होती थी, किससे, बाइबल की स्टोरीज। और इसमें टेबलू और एंटीफोनल सॉन्ग का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। अब टेबलू क्या है, टेबलू में क्या होता है, टेबलू क्या होता है कि इसमें कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो ऐसे स्टेशनरी खड़े रहते हैं, मतलब कोई हरकत नहीं करते, और उनको मतलब एज अ सीन जो है वो देखा जाता है। और एंटीफोन सॉन्ग एक टाइप ऑफ सॉन्ग था, चर्च का एक रिफ्रेन था। They developed from the 10th to the 16th century, reaching the height of their popularity in the 15th century before being rendered obsolete by the rise of professional theatre. 10वीं सदी से 16वीं सदी तक जो है वो ये मिस्ट्री प्ले जो हैं वो डेवलप हुए, और ख़ास करके 15वीं सदी में इनको जो है ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हुई, और फिर आस्ता आस्ता ये ऑब्सोलीट हो गए, यानी बिल्कुल ख़त्म ही हो गए, जब प्रोफेशनल थिएटर जो है वो उसने राइज किया, डेवलप करना। There are four complete or nearly complete extant English biblical collections of plays from the late medieval period. The most complete is the York Cycle of 48 pageants. They were performed in the city of York from the middle of the 14th century until 1569. ये जितने मिस्ट्री प्लेज हैं, इनमें 4 कंप्लीट या फिर लगभग कंप्लीट जो हैं वो साइकिल जो हैं वो हमें मिलते हैं, और ये मिडिवल पीरियड के ही हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मिस्ट्री प्लेस की जो साइकिल कंप्लीट है वो है यॉर्क साइकिल, जिसके अंदर 48 पेजेंट्स हैं, यानी 48 सॉर्ट ऑफ प्लेज हैं, ठीक है। दे वर परफॉर्म्ड इन द सिटी ऑफ यॉर्क। ये यॉर्क की सिटी में जो है परफॉर्म किए जाते थे 14वीं सदी से लेकर 1569 तक।
Besides the Middle English drama, there are 3 surviving plays in Cornish known as Ordinalia. इनके अलावा इंग्लिश ड्रामा के अलावा इस टाइम में 3 अलग जो हैं प्लेस कॉर्निश डायलेक्ट में वो पाए जाते हैं जिनका जिनका नाम है ऑर्डिनेलिया. Having grown out of the religiously based mystery plays of the Middle Ages, the morality play is a genre of medieval and early Tudor theatrical entertainment which represented a shift towards a more secular base for European theatre. मिस्ट्री प्ले से जो है फिर आगे निकले मोरालिटी प्ले जो कि मेडिवल टाइम पे और अर्ली ट्यूडर टाइम पे और अर्ली ट्यूडर जो थिएटर था उसमें जो है रिप्रेजेंट किए जाने लगे और ये थोड़े से मोर सेकुलर थे, यानी इनमें रिलीजियस के साथ साथ नॉन रिलीजियस चीज़ें भी बीच में ऐड थी ताकि पूरे यूरोप में इसका जो है एक बेस बन सके. Morality plays are a type of allegory in which the protagonist is met by personifications of various moral attributes who try to prompt him to choose a godly life over one of evil. मोरालिटी प्ले जो है एक एलिगोरिकल प्ले जो है टाइप है. इसमें एलिगरी का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, मॉरल एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे झूठ, सच, बेईमानी, ईमानदारी, ठीक है, ग्लटनी, उसके बाद एनवी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको पर्सोनीफाई किया जाता है, यानी इनको करेक्टर्स दिए जाते हैं और ये क्या करते हैं कि फिर जो होता है मेन कैरेक्टर या जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको क्या करते हैं कि ये प्रॉम्प्ट करते हैं, थोड़ा सा उकसाते हैं कि वो एक गॉडली लाइफ जो है वो निभाएं. The plays were most popular in Europe during the 15th and 16th century. 15वीं और 16वीं सदी में ये पॉपुलर थे यूरोप में. The Summoning of Everyman ये एक इस तरह का प्ले है 1509 और 1519 के बीच में. Usually referred to simply as Everyman is a late 15th century English morality play. ये जो प्ले है यानी Summoning of Everyman, इसको खाली Everyman भी कहा जाता है और ये 15वीं सदी का एक मोरालिटी प्ले है. Like John Bunyan's allegory Pilgrim's Progress 1678, Everyman examines the question of Christian salvation through the use of allegorical characters. और जैसे कि जॉन बनियन की पिलग्रिम प्रोग्रेस है वैसे ही एवरीमैन में भी जो जितने भी वाइसेस हैं या जितने भी मॉरल एट्रीब्यूट्स हैं उनको पर्सोनीफाई किया गया है, एलिगोरिकल कैरेक्टर्स दिए गए हैं और फिर क्रिश्चियन साल्वेशन को जो है वो बताया गया है उसमें. ठीक है, आज के लिए इतना ही.